बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स। ठीक है, एज़ यू नो कि प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस का मतलब होता है कि इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं होती। इसके अलावा सेल भी जो है वो इनकम्प्लीट होता है, उसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो मौजूद नहीं होती हैं। तो आज इस पोर्शन में आप ख़ास तौर पर जिसको स्टडी करेंगे वो है बैक्टीरिया। जिस तरीके से चैप्टर नंबर 5 में आपने बिल्कुल वायरस को डिटेल में स्टडी किया था, तो चैप्टर 6 जो उसमें बेसिकली आपने बैक्टीरिया को डिटेल में स्टडी करना है। इस चैप्टर को स्टार्ट कराने से पहले ना मैं थोड़ा सा आपको देखें, इसकी बुक में जो टाइटल पर एक पिक्चर मौजूद है ना, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके बताती हूँ, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है ना उसमें आपने इसका स्ट्रक्चर ही बताना है। वो ये क्या चीज़ है, ये है बैक्टीरिया। अब देखो टाइटल पर जो पिक्चर बनी हुई है ज़्यादा क्लियर है, इसको गौर से देखो। इसमें सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, इस तरह से ओवल शेप से कैप्सूल बॉडी है। ठीक है, एक तरह से कैप्सूल सा बना हुआ है जिसको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ने प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। ये फर्स्ट चीज़ हो जाती है, यानी बॉडी जो कैप्सूल की शक्ल में। दूसरी चीज़ जो है बैक्टीरिया की, ये होगा आपका इस तरीके से, ये देखें, ये लंबे लंबे से स्ट्रक्चर्स जिसको फ्लैजिलम कहते हैं। सिंगुलर है तो फ्लैजिलम है, अगर प्लूरल है तो फ्लैजिलास है। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे यहाँ पे इस तरीके से आपको ये बारीक बारीक से धागे नुमा स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं सीलिया के जैसे, लेकिन इसको हम कहते हैं पाइलस है। ठीक है, तो अब ये जो फ्लैजिला है और ये जो पाइलस है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इसकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। यानी ये बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह इन दोनों चीज़ों की मदद से, यानी पाइलस और फ्लैजिला की हरकत की वजह से जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो चीज़ बचती है वो क्या होती है, इस कैप्सूल शेप बॉडी के अंदर लिक्विड भरा होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही इसका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए मौजूद होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये प्रोकैरियोट्स है, इनका इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है। तो ये डीएनए रफली बीच में होता है स्कैटर्ड, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होती, बल्कि ये सेंटर में आमतौर पर इसका जेनेटिक मटीरियल डीएनए मौजूद होता है। इसके साथ साथ इसकी बॉडी में बाकी भी साइटोप्लाज्म के अंदर रैंडमली राइबोसोम्स और मीजोसोम्स और इसके अलावा भी एक दो और स्ट्रक्चर्स जो हैं छोटे छोटे वैक्यूल टाइप के, वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है टिपिकली एक बैक्टीरिया का। अब यहाँ पे मैंने इसको डिटेल में इसलिए दिखा दिया कि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से हाईलाइटेड है एज़ कम्पेयर टू जो फिगर है आपकी बुक में बनी हुई है, वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है इसके मुकाबले में। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, हम जल्दी से एमसीक्यूज़ करते हैं इस चैप्टर के, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करेंगे। तो आप सीधा एमसीक्यूज़ के लिए आ जाओगे पेज नंबर 145 पे। ठीक है, मैं बिल्कुल फास्टली इसको बताऊंगी और उसको उर्दू में एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको ना ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। पहला जो क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं ये इवॉल्व हुए इंसेक्टर्स, मतलब इनके जो आबा व अजदाद हैं ये कौन से हैं, इनका नाम है प्रोटोबायोन्ट्स। ठीक है, ये इनके इंसेस्टर्स हैं। उसके बाद नंबर 2 है आपके पास जो अर्लीस्ट अनडिस्प्यूटेड एविडेंस है लाइफ का अर्थ पर, उसकी क्या डेट है। अनडिस्प्यूटेड एविडेंस का मतलब होता है कि ये वो डेटा इस पर सब मुत्तफिक है कि कम से कम लाइफ इतनी पुरानी है। कितनी पुरानी है, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, नंबर 3 पे देखो, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है इसमें जो पेप्टिडो ग्लाइकेन लेयर है, ये जो पेप्टिडो ग्लाइकेन लेयर है ये थिक होती है। ठीक है, आपको पता है ना, दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनमें जो पेप्टिडो ग्लाइकेन लेयर होगी कैसी होगी, थिक होगी, मोटी होगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कि जो हैबिटेट कंडीशंस है जब ये हार्श हो जाती हैं और न्यूट्रिएंट्स जो है ये एग्जॉस्ट हो जाता है, तब जो डेवलपमेंट की स्टेज होती है जो स्टार्ट होती है उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एंडोस्पोर। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, बैक्टीरिया जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मूवमेंट जो है उसको शो करता है, जैसे फ्लैक्सिंग है, स्पिनिंग है, इसी तरीके से फ्री स्विमिंग है या क्रीपिंग है, इस तरह की मूवमेंट है। इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं स्पायरोचिएड्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फोटो ऑटोट्रॉफिक एनाएरोबिक बैक्टीरिया होता है। ये इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं कि ये अपनी खुराक जो है खुद तैयार करते हैं रोशनी की मदद से। ठीक है, इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी होता है और इसके अलावा एक पिगमेंट भी होता है। इस पिगमेंट का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बैक्टीरियोविरिडिन। ठीक है, नेक्स्ट देखो जल्दी से, एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये आमतौर पे ऐसे प्लांट्स की रूट्स में मौजूद होते हैं जिनमें लेग्यूम्स होते हैं, जैसे कि पीज़ हो गए या फिर पीनट्स हो गए या ग्रेम्स हो गए। ठीक है, जो फलीदार होते हैं ना उनमें मौजूद होते हैं। ये कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास नंबर 8 पे कि कॉलेरा, ये एक बीमारी होती है, ये ख़ास किस्म के बैक्टीरिया से
फैलती है। इस बैक्टीरिया का नाम होता है विब्रियो। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये कौन सा पहला केमिकल है जो कि डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ। तो देखो ये ना अल्कोहल की एक टाइप होती है, लेकिन ये फ़िनोल होती है। इसमें अल्कोहल में और फ़िनोल में फ़र्क क्या होता है समझ लो। फ़िनोल जो है उसमें बेंजीन रिंग मौजूद होती है, उसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ होता है, जबकि जो अल्कोहल होता है उसमें डायरेक्ट OH ग्रुप लगा हुआ होता है और ये सिंपल अल्कीन चेन के साथ लगा होता है। तो फ़िनोल असल में क्या होता है, ये एरोमेटिक अल्कोहल्स होते हैं। उसके बाद आपके पास लास्ट ब्लैंक है कि आमतौर पर क्या होता है कि अगर बैक्टीरिया को आपने फ्लेम की मदद से या बर्निंग प्रोसेस की मदद से किल करना है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसिनरेशन। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ ही ये जो MCQs का पोर्शन है ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम जल्दी से कहाँ आते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। सीधा आ जाओ आप पेज नंबर 146 पे और पहला सवाल देखो। पहला सवाल आपसे कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया बताए डिटेल में विथ लेबल डायग्राम। तो आपने क्या करना है 124 पेज पे सीधा मूव करना है। मैंने आपको बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में ना एक स्ट्रक्चर बताया था बैक्टीरिया का, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि आप सबसे पहले तो यहाँ एक स्ट्रक्चर देख लीजिए। मगर अनफॉर्चुनेटली आपको डायग्राम में तो यही वाला स्ट्रक्चर बनाना है। इसमें देखिए सबसे पहले तो ये बैक्टीरिया जो इसकी बॉडी में एक कैप्सूल शेप है, ओवल शेप कैप्सूल है, ठीक है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल इन दोनों को ये फॉलो करता है। उसके बाद इस तरीके से ये देखिए इसका फ्लैजिलम है सिंगल, और ये छोटे छोटे से सीलिया जैसे स्ट्रक्चर जिसको मैंने बताया था पाइलस है। ठीक है, ये दूसरी चीज़ हो गई इसके स्ट्रक्चर की। और तीसरी चीज़ इसका साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर इसका जेनेटिक मटीरियल DNA और ये छोटे छोटे से राइबोसोम्स, ठीक है, और ये इंक्लूजन्स वगैरह छोटे से प्लाज्मिड, इस तरह की चीज़ मौजूद है। तो बेसिकली आपका जो बैक्टीरिया होता है इसकी बॉडी 3 पार्ट्स पर कंसिस्ट करती है। लोकोमोशन के लिए फ्लैजिलम और ये पाइलस होता है, कैप्सूल शेप बॉडी होती है जो उसको कवर कर रही होती है, इसके साथ सेल वॉल और सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये मौजूद होती है, और अंदर इसके साइटोप्लाज्म। लिखना कहाँ से आपने, यही सारी बातें लिखी हुई यहाँ से देखें। बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यहाँ से लेके ये पूरा पैराग्राफ, इसमें यही सारी बातें जो अभी मैंने आपको बताई ना इसको कंप्लीट करोगे आप। ठीक है, यहाँ तक स्टार्ट से बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और इसमें 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं। पहला रीजन जो फ्लैजिला और पाइलस का होता है, उसके बाद जो है इसमें कैप्सूल्स का रीजन है, उसके बाद इसमें जो है आपके पास इसी तरीके से आगे आगे साइटोप्लाज्म का हिस्सा होता है जिसमें प्लाज्मिड और DNA वगैरह होता है। यहाँ से लेके आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज देखो, यहाँ तक वेरियस इंक्लूजन्स तक आपने कंक्लूड करना है। उसके बाद एक लाइन और ऐड करनी है, 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स द आउटर सेल वॉल एंड द इनर सेल मेम्ब्रेन, बस ये एक एक्स्ट्रा कवरिंग। तो पेज 124 से जहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया वहाँ से स्टार्ट करके आप पहले वेरियस इंक्लूजन्स तक लेकर आए। उसके बाद आपने ये बाकी लाइन्स ड्रॉप करके जो नेक्स्ट पैराग्राफ है 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग से लेके सेल मेम्ब्रेन तक बस मार्क किया। और साथ में जो ना वो जो डायग्राम मैंने भी आपको दिखाई थी 124 पर, ये वाली भी बनानी है। ठीक है, उसके बाद अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल आपसे कहता है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया का बताएं। अच्छा, इसके साथ ही दूसरा सवाल भी पढ़ देती हूँ जो कि फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया, दोनों क्योंकि एक साथ ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों एक साथ लगवाऊंगी मैं आपको। तो आपने क्या करना है, पेज नंबर 132 पर सबसे पहले आप आ जाइए, इधर देखिए। पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो मार्क है ना उसको लगा लीजिए। यह ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का मतलब होता है कि ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। यानी इनके पास क्या होता है, ये सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद ये सनलाइट से फॉर एग्जांपल इन्होंने एनर्जी ले ली। ठीक है, इन्होंने सनलाइट से एनर्जी ले ली, या अगर इन्होंने सनलाइट से एनर्जी नहीं भी ली तो ये केमिकली क्या करते हैं, इनके पास जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, आयरन है, सल्फ़र है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, ये इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं। और ऑक्सीडेशन करने के बाद ये क्या करते हैं, इस तरीके से अपनी खुराक तैयार करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। और इसकी मज़ीद 2 टाइप्स होती है। कौन कौन सा तरीका होता है इनका, पहला होता है कि ये फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, सिर्फ इनका नाम लिखना है। यानी सबसे पहले तो आपने ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया पूरा बता देना यूटिलाइजेशन तक। ठीक है, उसके बाद आपने सिर्फ 2 नाम लिखने हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। दोनों में फ़र्क क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है ये सनलाइट की को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ये अपना जो प्रोसेस होता है कंप्लीट करते हैं फोटोसिंथेसिस का। जबकि कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है इनको सनलाइट अवेलेबल नहीं होता, तो इनके पास जो केमिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था आयरन है, सल्फर है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स है, ये उसको इस्तेमाल करके क्या करते हैं, क्लोरोफिल अपना इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद अपनी खुराक जो उसको तैयार करते हैं।
तो अब आप आ जाएँ, इन्होंने पूछा है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का मतलब होता है कि आपने सिर्फ ये वाला टॉपिक इसमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। यहाँ से मार्क कर लो सबसे पहले, यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये ऐसा बैक्टीरिया होता है कि इनमें बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है और इसका दूसरा नाम है क्लोरोबियम, ठीक है। या तो बैक्टीरियल क्लोरोफिल होगा या फिर इनमें क्लोरोबियम होगा। ये क्लोरोबियम क्या होता है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। अब ये पिगमेंट क्या करता है, ये इसके स्पेशल पार्ट्स में मौजूद होता है जहाँ जिसको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर्स है। क्रोमेटोफोर्स में ये वाले पार्ट्स मौजूद होते हैं। अब ये क्या करते हैं, सूरज की लाइट को इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स। और उसके बाद ये क्या करते हैं, इनके पास यहाँ पे वाटर तो मौजूद होता नहीं है, तो ये कोई ऐसा कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड है जिसमें हाइड्रोजन मौजूद होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। अभी क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने इस्तेमाल किया, साथ में इन्होंने सनलाइट को इस्तेमाल किया। इनका अपना बैक्टीरियल क्लोरोफिल है। इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया अपना। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अब क्या करेगा, ये इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा, साथ में वाटर मिलेगा और बाय प्रोडक्ट में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बल्कि सल्फ़र गैस रिलीज़ हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है ये अपनी खुराक तैयार करता है और सल्फ़र या इस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं ये बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। ये इक्वेशन आप लिख सकते हो और ये पूरा प्रोसेस जो मैकेनिज्म है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब इसको देख लो, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपसे कह रहा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताइए बैक्टीरिया की। कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बचपन से पढ़ा होगा कि ये जो दूध से दही बनाने का प्रोसेस होता है या फिर दूध से पनीर बनाने का प्रोसेस होता है, ये सारा का सारा बैक्टीरिया का होता है। लेकिन कुछ इस बुक में और भी ऐसा मटेरियल है जो आपको पता होना चाहिए कि ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बैक्टीरिया की। पेज 138 पर सीधा आ जाइए, यहाँ आ जाइए। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया हेडिंग पुट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे। अब मैं बता दूँ उसमें है क्या, ठीक है। पहले आपने यहाँ से यहाँ तक मार्क करना है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करना है। मार्किंग को प्रॉपर्ली देख लीजिए। अब देख लीजिए कंटेंट में क्या ये कहता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, इंसान इनको मुख्तलिफ पर्पज़ के तौर पर इस्तेमाल करता है। देखिए इंसान कितनी तेज़ मखलूक है कि वो चीज़ जो नुकसान देने वाली होती है उसको भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना जानता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करता है, सबसे पहले तो जो आपके ट्रेडिशनल फूड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दूध है, ये दूध को दही में कन्वर्ट कर देगा, पनीर में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से ये सिरका बनाने में इस्तेमाल होता है। सिरका दूध से नहीं बनता, ठीक है, सिरका बनने का प्रोसेस अलग होता है, लेकिन ये भी कौन कर रहा है, बैक्टीरिया कर रहा है। इसी तरीके से कुछ एग्रीकल्चर है, इसमें कुछ फर्टिलाइज़र्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन में ये बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। सिमिलरली बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं इनको डिकम्पोज करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ मिनरल्स हवा में रिलीज़ हो जाते हैं जो इंसानों के लिए और दूसरे जानदारों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इस तरीके से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में या मेडिकल रिसर्च में हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया के जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा से कुछ और भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स बन सकता है जिससे इंसानों को या जो दूसरे जानदार हैं उनको फ़ायदा पहुँचता है, ठीक है। तो मार्किंग गौर से दोबारा देख लो। सबसे पहले हेडिंग एटॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक एनवायरनमेंट तक, फिर बैक्टीरिया यूज्ड से लेके रिसर्च तक, फिर बैक्टीरियल प्लाज्मिड से लेके ऑर्गेनिजम्स तक, ठीक है। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आइडेंटिकल क्वेश्चन है। फ़र्क क्या है इसमें, एक में ये आपसे कह रहा है कि बैक्टीरियल डिजीज़ को मैन में बताइए साइंस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटेशंस के साथ, और दूसरे में ये कह रहा है कि बैक्टीरियल डिजीज़ को प्लांट्स में बताइए साइंस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटेशंस के साथ। दोनों टॉपिक बिल्कुल आसपास है, एक पेज नंबर 139 पर, एक 140 पर, तो दोनों साथ लगवा रही हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो उसको मार्क करवा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको देख लें, पेज 139 पर है ये। और कुछ बीमारियां तो आपको पता है, ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं इसमें बुक में वही मेंशन होती हैं जो आपके आसपास होती हैं, ठीक है, आप जिनसे आपको अवेयरनेस होती है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो बीमारी है इसमें देखो, ये जो कॉज वाला कॉलम है ना, इसको आपने काट देना है। इसने कॉज पूछा ही नहीं है, आप लिख भी दोगे तो मार्क तो है नहीं उसके पे। पहली डिजीज़ है कोलेरा, ठीक है। इसी तरीके से चाहो तो चार्ट बना लो, वरना फिर ये कर लो कि नेम ऑफ डिजीज़ का एक कॉलम बना लिया, उसके नीचे हेडिंग डाल दी साइन एंड सिम्टम्स की, उसके नीचे ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटेशन। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका यही है जो बुक में, यानी कि आपने चार्ट बना के इसको रिप्रेजेंट कर दिया। दोनों सूरतों में क्वेश्चन सही है। पहली बात आ जाते हैं हम कोलेरा की तरफ, ठीक है। इस बीमारी के साइन और सिम्टम्स क्या, इसमें डायरिया हो सकता है,
नौजिया हो सकता है। नौजिया बेहोशी जैसी कैफियत होती है जिसमें वॉमिटिंग भी आने लगती है। अच्छा, स्लीपीनेस और लेथार्जिक कंडीशन हो जाएगी, यानी नींद आती रहती है क्योंकि बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, थक जाती है, तो वो सोना चाहती है, ऐसा लगता है उसे। मसल्स क्रैम्प होंगे, मसल्स में दर्द होगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, इसका मतलब होता है कि बॉडी में जो आपके सॉल्ट्स हैं उनका जो कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। प्यास लगेगी बार बार, स्किन ड्राई हो जाएगी। इसके अलावा माउथ जो है वो भी ड्राई हो जाएगा। ठीक है, 2-4 भी लिख दोगे तो काफ़ी साइन होंगे। अब इसकी प्रिवेंटेशन क्या है कि क्योंकि इसमें बार बार देखो ड्राइनेस का जिक्र है, इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस का जिक्र है, तो यहाँ पे आपको ORS जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे बॉडी में जो सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, इसका जो कंपोजिशन है ये बैलेंस्ड हो जाए। और इसके साथ साथ आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी ताकि आप इस बैक्टीरिया से फाइट कर सकें। नेक्स्ट जो बीमारी है यह है टाइफाइड। ये भी बहुत कॉमन है। इसमें हाई ग्रेड फीवर आता है, इसके साथ स्किन में रैशेस भी आ जाते हैं, बॉडी बहुत वीक हो जाती है, एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इसके अलावा हेडेक्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब इसका हल क्या है कि जब भी आप खाना खाएं या कुकिंग करें या किसी से हैंडशेक करें तो प्रॉपर तरीके से आपने अपना हैंड वॉश करना है। जो पानी आप यूज़ करें बिल्कुल प्रॉपर क्लीन वाटर हो, साफ़ सुथरा हो। जो आपने कुकिंग करनी है वो घर में बनी हुई हो, साफ़ सुथरी हो। साफ़ सुथरे यूटेंसिल्स जो हैं उसको इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ फ़ौरन ही आपने डॉक्टर को विज़िट करना है ताकि वो आपको मेडिकेशन प्रॉपर दे दे। ठीक है, अगली जो बीमारी है दैट इज़ द ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होगा, इसमें खांसी आती है, खांसी के साथ साथ जो है म्यूकस भी निकलता है बहुत गलीज़ सा। इसके साथ साथ जिस्म में थकावट हो जाती है, फ़ीवर आना शुरू हो जाता है, सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा बॉडी जो है इसमें वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, खाने पीने का दिल नहीं चाहता। अब इसके लिए आपने क्या करना है, ट्यूबरक्लोसिस में पहली चीज़, क्योंकि ये ऐसी बीमारी जो कंटेजियस है यानी दूसरों को भी लग सकती है, खांसी से या इस तरह की चीज़ों से, छींकने से, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो क्राउड से दूर रहना है। इसके अलावा ऐसी जगह जो कि कंजेस्टेड होती है यानी कि जहाँ रश बहुत होता है वहाँ से भी दूर रहना है। इसके साथ साथ मास्क पहनना, प्रॉपर अपने आप को सैनिटाइज़ करना है, अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना है हैंडशेक जब आप करते हैं किसी के साथ। उसके बाद एक और बीमारी है यहाँ पर दैट इज़ द निमोनिया। इसमें भी जो कफिंग होती है, खांसी होती है, इसमें म्यूकस के साथ साथ बाज़-औक़ात ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ब्लड बाज़-औक़ात ये कफ में ट्यूबरक्लोसिस में भी आता है। ठीक है, अच्छा, इसमें फ़ीवर भी आएंगे, इसके साथ साथ पसीना आएगा, बुखार पसीने के साथ आता है, सर्दी भी लग सकती है। इसके साथ साथ सांस लेने में तकलीफ़ होगी, चेस्ट जो है उसमें कंजेस्शन हो जाएगा, थकावट होगी, बॉडी का वेट लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है, खाने पीने का दिल नहीं चाहता, नौसिया और वॉमिटिंग जैसी कंडीशंस हो जाती हैं, हेडेक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका भी हल यही है, ज़्यादातर चीज़ों में हल देखो कि प्रॉपरली हैंड वॉश करना है, साफ़ सुथरा पानी जो है वो पीना है, खाना साफ़ सुथरा खाना है, कुक किया हुआ, एक्सरसाइज करनी है, और अगर स्मोकिंग करता है कोई तो उसको क्विट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 4 बीमारियां जिसके साइन, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटेशन की सारी मैंने डिस्कस कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। इन्होंने यही बीमारियां सारी प्लांट से रिलेटेड पूछी थी। ठीक है, अब ये थोड़ी सी मुश्किल लगेगी आपको क्योंकि ज़ाहिर है इससे इतना वास्ता नहीं पड़ता आपका। पहला भी जो है इसमें डिजीज़ है ये बैक्टीरिया लीफ स्पॉट्स। इसमें नेक्रोसिस होता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी बैक्टीरिया जो है वो लीफ में इस तरीके से स्पॉट्स छोड़ देता है जो एक साथ मिलकर एक बड़े से लार्ज स्पॉट्स या ब्लॉक्स सा बना देता है। ठीक है, और इसकी वजह से ये पूरा जो लीफ आप देख रहे हो ये पूरी कम्प्लीटली ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसका प्रिवेंटेशन और ट्रीटमेंट तमाम समझ लो प्लांट्स में एक जैसा होता है कि जब हम सीडलिंग का प्रोसेस करते हैं यानी सीड्स जो हैं इसको हार्वेस्ट करते हैं तो हमें हेल्दी सीड लेना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि जब हम इस पौधे को ग्रो कर रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो होना स्टार्ट होता है, तब उस वक्त हमने प्रॉपर तरीके से क्या करना है, इंसेक्टिसाइड्स का और फंजीसाइड्स वगैरह जो है उनका प्रॉपर इस्तेमाल करना है, प्रॉपर स्प्रे करना है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है इनसे दूर रहे। तो यही सारी इसकी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटेशन है कि आपने क्या करना है, पेस्ट कंट्रोल करना है, केमिकल कंट्रोल करना है, ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है, स्प्रे प्रॉपर करना है तमाम चीज़ों में। ठीक है, दूसरी जो बीमारी है वो क्या है, ब्लाइट्स इन प्लांट्स बाय बैक्टीरिया। उसमें येलो और ब्राउनिश से कलर के स्पॉट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, आखिर में पत्ते जो हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, और फिर जो लीव्स हैं, फ्लावर हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब के सब जो है डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है प्लांट की। उसके बाद बैक्टीरियल सॉफ्ट रूट्स है। सॉफ्ट रूट्स में क्या होता है कि ये सॉफ्ट और वाटरी से हो जाते हैं, सड़ से जाता है जिसको कहते हैं ना, ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद बैक्टीरियल विल्ट डिजीज़ इन प्लांट्स है। ये आपने अक्सर कॉमन देखा होगा लेकिन नोटिस नहीं किया होगा। इसमें होता क्या है कि ये कुछ ख़ास किस्म की जो वेसल्स इसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉकेज की वजह से नुकसान क्या होता है कि जिस हिस्से में ये वेसल्स ब्लॉक होती हैं, चाहे वो स्टेम का हो, चाहे लीव्स का हो, चाहे वो फ्लावर्स का पोर्शन हो या फ्रूट्स का पोर्शन हो, वो जगह लटकनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वहाँ
पे जो न्यूट्रिएंट्स है और वाटर है वहाँ सप्लाई ना बंद हो जाती है, तो वो बिल्कुल ही समझ लीजिए कि झुक सा जाएगा, एक तरफ से मुड़ जाएगा, लटकना शुरू हो जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो मुरझा के उसकी डेथ हो जाती है, वो हिस्सा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये बड़ी बुरी बीमारी होती है, इसे बैक्टीरियल विल्ट डिसीज़ कहते हैं। इन सब का कंट्रोल एक जैसा होता है कि जब सीडलिंग का प्रोसेस हो तो आप प्रॉपर तरीके से हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट कीजिए, प्लस जब ये प्लांट्स बढ़ रहे होते हैं तो प्रॉपर केमिकल कंट्रोल कीजिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल कीजिए, स्प्रे प्रॉपर कीजिए। यही सब इसके जो है ना कह लीजिए कि प्रिकॉशंस होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। कहता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ से क्या मुराद है, इसके फेजेस बताइए। तो स्टूडेंट्स, ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना कि इनकी ग्रोथ बढ़ रही है, इनका साइज़ बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता। बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब होता है कि बैक्टीरिया अपने साइज़ में नहीं, बैक्टीरिया अपनी तादाद में, अपनी पॉपुलेशन में इजाफा कर रहा है, इससे हम बैक्टीरियल ग्रोथ कहते हैं। पेज 134 पर आ जाओ, सबसे पहले मार्क कर लो। ग्रोथ इन बैक्टीरिया का टॉपिक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दो, देख लो इसमें है क्या। ये कहता है कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कल्चर इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ पॉपुलेशन रेदर देन द साइज ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स। यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया अपनी तादाद में इजाफा करता है, साइज़ में इजाफा नहीं करता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो तादाद में इजाफा है ये दो तरीके से होगी, या तो ये ज्योमेट्रिक पैटर्न में होगी या फिर एक्सपोनेंशियल पैटर्न में होगी। एक्सपोनेंशियल पैटर्न जो है ये हमेशा बहुत स्पीड अप इंक्रीज़ होगा, जबकि ज्योमेट्रिक पैटर्न भी इंक्रीज़ है मगर कंपैरेटिवली लेस इंक्रीज़ है। ठीक है, तो अब इसके कुछ फेज़ हैं, इसके सिर्फ नाम लिख लेना आप, लैग फेज़, एक्सपोनेंशियल लैग फेज़, स्टेशनरी फेज़ और डेथ फेज़। ठीक है, मैं आपको ना समराइज़ करके बता देती हूँ क्योंकि ये इसकी डिटेल नहीं देनी, आपने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखना है, उन 4 फेजेस के नाम बताने। मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ इसको कि लैग फेज़ में होता क्या है कि फ़र्ज़ कर लो एक बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया ने सोच लिया है कि मैंने अपने आप को ग्रोथ करके क्या करना है, साइज़ में पहले थोड़ा सा इजाफा करना है, फिर पॉपुलेशन में इजाफा करना है। तो लैग फेज़ में ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने वॉल्यूम को या मास को बढ़ाएगा, इसमें ग्रो होगी इसकी। ठीक है, अभी एक है तो एक ही रहा है, अभी ये मज़ीद बढ़ नहीं रहा, बल्कि क्या कर रहा है अपने वॉल्यूम और मास को इंक्रीज़ कर रहा है ताकि ये आगे जो डिवीज़न है उसके लिए तैयार हो जाए। उसके बाद ये चला जाता है एक्सपोनेंशियल लॉग फेज़ में। एक्सपोनेंशियल लॉग फेज़ में क्या करेगा, अब इसमें बाइनरी फिजन स्टार्ट हो जाती है और बहुत तेज़ी से होती है। यानी एक बैक्टीरिया 2 में कन्वर्ट हुआ, 2 4 में हुए, 4 8 में हुए, यानी हर बैक्टीरिया वो 2 में होता चला गया। तो उसकी वजह से बहुत तेज़ी से इनका जो है ना इंक्रीज़ हो जाता है पॉपुलेशन में। अभी ये सिर्फ पॉपुलेशन में क्या कर रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, अभी और कोई काम नहीं है। बाइनरी फिजन में सिर्फ ये क्या करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होते चले जा रहे हैं। उसके बाद जब एक्सपोनेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अब आ जाता है इनका स्टेशनरी फेज़। यहाँ पे ये रुक गए, इसलिए रुक गए कि अब इनको अपने साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाना और फिर देखना है कि ये जिस इन्वायरमेंट में इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्या इस इन्वायरमेंट में इनके लिए बाकी कंडीशंस फेवरेबल है। तो अब स्टेशनरी फेज़ में रुक जाएंगे, ये अपनी पॉपुलेशन में इजाफा नहीं करेंगे, थोड़ा सा अपने साइज़ को बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, मैचुरेशन की तरफ चले जाएंगे। इसके बाद आता है डेथ फेज़। अब डेथ फेज़ में क्या हुआ, क्योंकि साइज़ बहुत बढ़ चुका है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, ये मेच्योर हो चुके हैं, तो अब इनमें से कुछ की डेथ हो जाएगी क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से सब के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस है वो नहीं होंगी, तो कुछ मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस मौके पे जो डेथ फेज़ है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर 10 बैक्टीरिया हैं तो उसमें से 5 सर्वाइव कर जाएंगे, 5 की डेथ हो जाएगी क्योंकि इनके लिए इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं होगा। तो इस तरीके से डेथ फेज़ और स्टेशनरी फेज़ में आकर क्या हो जाएगा, एक रेट बनना शुरू हो जाएगा कि आधे मर रहे हैं और आधे जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है यहाँ पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का सेशन जो है कंप्लीट हो गया। इसमें अगर कोई बात समझ ना आए, कुछ और आपने पूछना हो, कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो आपको थोड़ा सा कह लीजिए कि डिस्टर्ब कर रहा हो, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने क्लास फेलोज़ की व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर किया कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।